नमस्कार। उत्तराखंड बोर्ड वर्ष 2026 विषय जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र हल, जिसमें पहला प्रश्न का क, एक पुष्पी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होकर बनता है। ऑप्शन फर्स्ट भ्रूणपोष, ऑप्शन सेकंड बीजांड, ऑप्शन थर्ड भ्रूणकोश, ऑप्शन फोर भ्रूण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड भ्रूणकोश, जो किताब के 10 नंबर पेज पे है कि केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में ही विकसित होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक पुष्पी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु होता है वो विकसित होकर भ्रूणकोश बनाता है। प्रश्न नंबर ख, महिलाओं में आत्रव चक्र किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन फर्स्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ऑप्शन सेकंड पुट्टक उद्दीपक हार्मोन अर्थात एफएसएच एवं एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ऑप्शन थर्ड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच एवं टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन फोर है प्रोलैक्टिन एवं ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड पुट्टक उद्दीपक हार्मोन्स अर्थात एफएसएच एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जो एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ये अंडाशय में फॉलिकल्स का के विकास में क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। और एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये अंडोत्सर्ज होता है इससे। और जो एस्ट्रोजन जो अंडाशयी हार्मोन्स होते हैं ये विकसित हो रहे फॉलिकल से ही बनते हैं। जो फॉलिकल्स जो जिनका निर्माण एफएसएच हार्मोन्स के द्वारा होता है, क्योंकि अंडाशय में फॉलिकल्स का निर्माण एफएसएच हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है, और विकसित हो रहे फॉलिकल से ही एस्ट्रोजन बनता है। और एस्ट्रोजन बनता तब गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम मोटी होती है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है और गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं में आत्रव चक्र किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये है एल एच और एफएसएच अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड पुट्टक उद्दीपक हार्मोन्स एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्योंकि किताब में भी लिखा हुआ है कि पुट्टक प्रावस्था में गोनेडोट्रोपिन अर्थात एल एच एवं एफएसएच का स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है, और यह पुट्टक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुट्टक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपन करता है। एलएच और एफएसएच दोनों ही आत्रव चक्र के मध्य में अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त करते हैं, और मध्य चक्र में एलएच का तीव्र स्रावण अधिकतम स्तर पर होता है, इसे एलएच सर्जन कहते हैं। और ग्रेफिन पुट्टक को फटने के लिए उद्दीपन करता है, प्रेरित करता है, और जिसे अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात जो कॉर्पस ल्यूटियम अवस्था आती है तब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तब होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो पीयूष ग्रंथि द्वारा रिलीज हार्मोन्स होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है आत्रव चक्र का नियमन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर। प्रश्न गो है मेंडेलियन क्रॉस की किस पीढ़ी का दृश्य प्रारूप अर्थात फिनोटाइप अनुपात 3:1 है। ऑप्शन ए F0, ऑप्शन सेकंड F1, ऑप्शन थर्ड F2, ऑप्शन फोर F3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड F2, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि जो F2 पीढ़ी में विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए हैं। F2 पीढ़ी में जो है 3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर घ है निम्नलिखित में से कौन सा हर्सेन चेस के प्रयोग का चरण नहीं है। ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन सेकंड है संयुग्मन, ऑप्शन थर्ड है अनावरण, ऑप्शन फोर है अपकेंद्रण। तो जो हर्सेन चेस का प्रयोग था उसमें संक्रमण है, अनावरण होता है और अपकेंद्रण, 3 या चरण है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि संयुग्मन जो है इस चरण में नहीं, हर्सेन चेस का प्रयोग में नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो था वो गलत है। गौ है जो पूछा हुआ है कि पीयूष अर्थात कोलेस्ट्रम में मौजूद प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी जो नवजात शिशु के रोगों की रक्षा करती है वो है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है IgA, ऑप्शन नंबर सेकंड IgG, ऑप्शन नंबर थर्ड IgD और ऑप्शन फोर है IgE। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IgA, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो पीयूष कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षी IgA की प्रचुर मात्रा होती है जो शिशु की रक्षा करती है, तो इसकी मात्रा जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ होती है। तो IgA ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया गया था? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन सेकंड है एड्स, ऑप्शन थर्ड है सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑप्शन 4 है एडीए की कमी को दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एडीए की कमी को दूर करने के लिए। क्योंकि जो किताब में है इसमें लिखा है जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग जो है वर्ष 1990 में 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। 6 है, अपघटन की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? अपघटन की ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 8, ऑप्शन 4 है 5। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4, 5। क्योंकि अपघटन की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। पहला चरण है खंडन होना, दूसरा है निछालन, तीसरा है अपचयन और तीसरा है ह्यूमस भवन और 5वां है खनिजी भवन। तो ये अपघटन के 5 चरण है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 था वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तो स्थानीय जातियों की जैव विविधता पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए बाहरी जातियों में कमी, ऑप्शन सेकंड है आवास में वृद्धि, ऑप्शन थर्ड वे आक्रामक हो जाती हैं और जातियों में वृद्धि का कारण बनते हैं और ऑप्शन 4 था कि वे आक्रामक हो जाती हैं और स्थानीय जातियों में कमी और उनकी विलुप्ति का कारण बन जाता है। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि किताब में भी है कि विदेशी जातियों का आक्रमण जब होता है, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्तता का कारण बन जाती है। जो स्थानिक वहां पे जाति होती है उनमें क्या होता है, विलुप्ति कारण हो जाती है, इसलिए वहां पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला है अभिकथन और कारण संबंधित प्रश्न कि मारिजुआना और हशीश का चिकित्सीय उपयोग दर्दनाशक दवाइयों के रूप में किया जाता है और कारण है ये दोनों दवाइयां मस्तिष्क की कार्य क्षमता को दबा देती हैं। क्योंकि दोनों जो मारिजुआना और हशीश हैं ये दोनों कैनाबिनोइड्स रसायन होते हैं और ये कैनाबिनोइड्स जो रसायन होते हैं ये मस्तिष्क में मौजूद जो कैनाबिनोइड जो ग्राहियां को क्या करती थी, उसके साथ अभिक्रिया करती है। तो दोनों कैनाबिनोइड्स हैं, क्योंकि जो मारिजुआना और हशीश हैं ये दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल होती हैं, सही है। और ये दोनों दवाइयां मस्तिष्क की कार्य क्षमता को दबा देती हैं, ठीक है। ये अभिकथन और कारण जो है दोनों सही हैं, मगर जो इसमें कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही था कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है यूं, अभिकथन है कि जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अलैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है और कारण है कि अलैंगिक जनन आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित रखता है जबकि लैंगिक जनन विविधता को अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। इसमें जो है अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और अभिकथन कारण की भी सही व्याख्या कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो था इसमें सही था। क्योंकि इसमें भी यहाँ पे भी कह रहा है, जो किताब में लिखा है कि अलैंगिक जनन आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, आनुवंशिक सूचनाओं को क्या रखता है, परिरक्षित रखता है। जो कह भी रहा है कारण में कि अलैंगिक जनन आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित रखता है, बिल्कुल सही है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता एवं विशिष्ट आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है। जबकि लिख भी रहा है कारण में कि लैंगिक जनन विविधता की अनुमति देता है, इसलिए जैव प्रौद्योगिकी दोनों क्या है, सही है और ये इसकी सही व्याख्या को भी कर रहा है।